मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहां तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए, हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर हर जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है। और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहां पर निर्णय ले और फिर नीचे पास करें, नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का यह मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस, कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साझे ढंग से लड़ सकेंगे। क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूं सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट है वो बताएगी कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, और जो उसी प्रकार से जो हमारे साइबर हैं उसका ये है कि क्या मुझे एक, मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए क्या मुझे फायर करने की जरूरत है या मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कहीं लेजर से किल कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी आपस में घुल मिल गई हैं कि हमें उसमें साथ में बैठ के सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का आम नागरिक जम्मू कश्मीर का भारत के हर कोने कोने में जाना चाहता है, वहां पे व्यवसाय करना चाहता है, और वहां के लोग, बाहर के लोग अभी जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो वहां के हालात देख के परेशान होकर बाहर निकल गए थे, वो भी कश्मीर में वापस आना चाहते हैं और अपना उत्तरदायित्व संभालना चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है। और जहां तक आर्मी गुडविल स्कूल की आपने बात की है, उसमें तो मैं बताऊंगा कि जो हमारे कमांडर्स हैं वो काफी बेचारे प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि हर बच्चा उस स्कूल में ज्वाइन करना चाहता है। तकरीबन 17,000 हमारे बच्चे हैं, 1,000 तो हमारे शिक्षक वहां पर हैं, और वो स्कूल जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें हमने इंजीनियर्स, करीब 25 डॉक्टर्स और 6 तो मतलब फौजी हमने कमीशन्ड ऑफिसर्स दिए हैं। तो हर जगह वो लोग फैले हुए हैं और वो एक उत्साह की और आशा की उमंग लेके आ रहा है। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मतलब अक्टूबर 2024 से लेके आज की तारीख तक हमारे रिश्तों में काफी सुधार आया है। सुधार इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच काफी बातचीत हुई, और दोनों का यह संशय रहा कि हम किसी तरह वहां पे जितनी नॉर्मेल्सी ले आएंगे उससे हम दोनों देशों का फायदा है। आप देखिए 21 अक्टूबर पिछले साल जब हमारे ईस्टर्न लद्दाख में जो समझौता हुआ था LAC के ऊपर,
उससे कितना फायदा हुआ कजान में। इसलिए 24 तारीख को जो उनकी मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, वो पिछले साल अक्टूबर में हुई। और देखिए इस बार जो हमारी सितंबर में हुई, जब ये यहाँ गए थे अपनी एससीओ मीटिंग के लिए गए थे, तो इसमें भी बातचीत यही हुई कि सबसे पहले हमें डायलॉग करना चाहिए, यानी बातचीत करनी चाहिए, और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ढूंढना है, यानी कोई हल ढूंढना है कि ये जो संघर्ष हमारा हुआ है इसका क्या हल मिल सकता है। तो जब वहां से पॉलिटिकल डायरेक्शन क्लियर होते हैं तो हर जगह फायदा होता है। आप देखिए हमारे विदेश मंत्री तो मिलते ही रहते हैं, हमारे जो एसआर मीटिंग जिसको बोलते हैं, जो एनएसए साहब हमारे उनके विदेश मंत्री के साथ करते हैं, मांगी के साथ, उन्होंने पहले 18 दिसंबर को की, उसके बाद अभी उन्होंने 18-19 अगस्त को किया, तो उसमें कोई चीजें मसले सुलझ के आए। उसी प्रकार से हमारा देखिए रक्षा मंत्री जी, वो जून में गए, जब जून में गए तो उन्होंने बल्कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनसे बोला देखिए जी अभी वक्त आ गया है कि हमें डिसाइड करना है कि बर्फ पिघलनी चाहिए ना पिघलनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद जब अभी वो बैठे हुए थे एडीएमएम प्लस में 1 नवंबर को, जब वो मलेशिया में थे, तो दोनों साथ में बैठे हुए थे और दोनों ने यही एक हल निकाला कि मेरे ख्याल से जितनी ज्यादा बॉर्डर पे बातचीत होगी उतना में हल मिलेगा। सबसे पहले चूंकि आपने श्री जयशंकर जी की बात की, विदेश मंत्री जी की, वो पिछले अक्टूबर में हमारे पास आए थे और उन्होंने सारे आर्मी कमांडर्स को एड्रेस किया था। जब उन्होंने संबोधन किया था तो उन्होंने हमें यह बताया था कि डिफेंस डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे ख्याल से भारतीय सेना को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी का बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो हम बात करें तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर हुई, फौज हार्ड पावर हुई, अगर दोनों को आप मिलाते तो स्मार्ट पावर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस डिप्लोमेसी को हम स्मार्ट पावर बोलते हैं। और जैसे डेटरेंस वैल्यू तो आपको पता ही है, लेकिन हम एक डिप्लोमेसी के ढंग से देखें तो बहुत हमारे दायरे बढ़ते हैं। कैसे दायरे बढ़ते हैं? कहने का ये मतलब है कि हम सबसे पहले जब दो देशों के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें मिलिट्री अगर आ जाती है, तो हमारे रक्षा मंत्री जी कहते हैं संगीत और सेना ये दो ऐसे हैं जो सारे विश्व में एक दूसरे की भाषा समझते हैं। संगीत के लिए आपको भाषा समझने की जरूरत नहीं, मिलिट्री को आपस में बातचीत करने की भाषा की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी भी देश में जाते हैं, जो मिलिट्री उससे मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो आपसी जो विश्वास होता है वो एक बढ़ने लगता है। जब आपसी विश्वास बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि दोनों में क्लोज कॉपरेशन शुरू हो जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, या ट्रेडिंग के ऊपर हो, या टेक्निकल एक्सचेंज का हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हो, और किसी भी तरह की बातचीत हो, ट्रेनिंग का हो, या हम एक्सरसाइजेस जो करते हैं, और जरूरत पड़ने पे इवन यूनाइटेड नेशंस में जो हमने साथ में काम करना है उसके लिए भी हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो जहां तक मणिपुर का सवाल है, सबसे पहले तो जब ये मई 2023 में जो हादसे हुए थे, आपको पता है, उससे मुझे भी बहुत आंतरिक दुख हुआ था, क्योंकि मैंने खुद मणिपुर में काम किया हुआ है। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि इतना सुंदर प्रदेश, जो कि मतलब मेरे लिए तो एक स्वर्ग की तरह था, और किस हालात में है। परंतु जब हमारा फरवरी 2025 में जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब से क्या हुआ, थोड़ा सा आप देखेंगे कि लोगों में आपसी विश्वास और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। तो उसे आज की तारीख पे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं। आप देखिए शिरोय लिली, जो एक उखरूल में जो मनाया गया एक फेस्टिवल, उसमें सब उसके लोग थे, सब तरह के लोग थे। उसी प्रकार से डूरंड कप 2-3 साल बाद आया। मैं खुद 31 जुलाई को वहां पे गया था डूरंड कप अटेंड करने, और भीड़ इतनी थी कि संभाली नहीं जा रही थी। और जो हमारे डीजीपी साहब थे वो फुटबॉल मैच कम देख रहे थे, बाहर की भीड़ को संभालने में ज्यादा लगे थे। तो कहने का ये मतलब है कि मणिपुर के जो उमंग वाले दिन थे, जो आशावादी दिन थे, वो वापस आ रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सितंबर में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए, उन्होंने भी बोला कि मणिपुर तो एक भारत का रत्न है। तो ये जो बातें हो रही हैं, इससे क्या है, वहां के लोगों में विश्वास वापस आ रहा है। और अगर सब ठीक रहा तो कुछ दिनों में मेरे ख्याल से राष्ट्रपति महोदय भी वहां विजिट करेंगे। जहां तक सवाल है कि वहां पे वॉयलेंस लेवल आज की तारीख पे क्या है, जो 2023 में जो मापदंड थे और जो आज के मापदंड है, बिल्कुल बदली हो गए। वहां पे 2023 में थोड़ा पुलिस भी परेशान थी, लोग भी चिंतित थे। सो मान लीजिए जैसे हम 28 तकरीबन लोगों को अरेस्ट करते थे महीने में, आज की तारीख पे वो 88 हो गए। जो आपको पता है कि वेपन्स कितने वहां पे लूटे गए थे, तकरीबन हम 2023-24 में 200 तकरीबन औसतन वेपन हम रिकवर करते थे पर मंथ। आज की तारीख पे 400 करने लगे हैं। जो इंसिडेंट हैं वो तो बिल्कुल मतलब 7 से 8 इंसिडेंट पर माह रह गए, जो बहुत कम हो गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए
तो बदलाव आ रहे हैं। बदलाव अभी और भी आएंगे। जब आप देखेंगे ट्रेन जो हमारी है जब तो इम्फाल तक आएगी तो वो बदलाव धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वहां पे लोग आपस में बैठें, समुदाय के लोग आपस में बैठें और खुद एक सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से बदलाव जल्दी आएगा। क्या अगर आप देखें पिछले एक साल में तकरीबन जो ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन है, हमने 1100 इंटरेक्शन किए हैं, यानी हर दिन 3 इंटरेक्शंस तकरीबन हुए हैं। तो इसका मतलब ये है जो हमारी बातचीत है ग्राउंड लेवल पे, अभी पहले क्या होता था कि सिर्फ कोर कमांडर लेवल पे होती थी, अभी हमने उसको बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर लेवल तक ले आए, ग्राउंड कमांडर तक ले आए हैं। तो उसका क्या फायदा है कि जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर हम ऊपर लेवल पे जाएंगे तो फाइलों में फंसती जाएंगे, लेकिन नीचे लेवल पे हम चाहेंगे तो वो हमेशा सुलझ जाएगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बात का बतरंग ना बनने दें, जितनी चीजें ग्राउंड लेवल पे सुलझा सके। लेकिन जो मेजर डिसीजंस हैं वो अभी भी जो हमारे हाई लेवल पे ही लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि जो हम लोगों का जो सोल्यूशंस है वो हम ग्राउंड पे ढूंढ रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि दोनों साइड पे एक लचीलापन आ रहा है बातचीत करने में। दोनों साइड को चूंकि ऊपर की तरफ से भी डायरेक्शंस है कि भाई बातचीत में जितना सॉल्व कर सकते हो, जितना आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो उतना ढूंढने की कोशिश करो। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कोई भी ऐसी कार्रवाई करनी, तो हमको पहले बताते हैं। पहले क्या होता था, वो नहीं बताते थे, हम दोनों में किसी प्रकार की बातचीत हो जाती थी, गर्मा गर्मी हो जाती। आजकल वो नहीं होता है। कुछ बनाया भी, हमने उनको बोला कि कृपया इसको हटाइए, ये उचित नहीं है, वो उसी टाइम हटा लेते हैं। तो ये कहना चाहिए जो ग्राउंड का कॉपरेशन है वो बहुत अच्छा है। अभी जैसे हम बात करें कि डिसएंगेजमेंट, टू से डिसएंगेजमेंट काफी तक हो गया है। उसके बाद जब बाउंड्री लिमिटेशन और जो बाकी बातें करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें बहुत फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। तो WMCC करके एक ऑर्गेनाइजेशन हम रखते हैं जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के उसको हेड करते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमारे आर्मी के भी नुमाइंदे होते हैं। तो उन्होंने 2 ग्रुप अभी बनाए हैं, एक एक्सपर्ट ग्रुप है और एक वर्किंग ग्रुप है। तो ये दोनों जो ग्रुप है हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि कैसे हम बाउंड्री प्रॉब्लम्स को, ये सीमा की जितनी परेशानी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और जो वो मार्गदर्शन देंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे।